Namaste. Welcome to Lingua Franca Bhavishya Sarathi 2020. My name is Amit Kumar Sharma Maral. दोस्तों मैं फिर आपको एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा। जो रिस्पांस आप मुझे दे रहे हैं वो हमारे नॉलेज एपेटाइट को लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। और इस नॉलेज एपेटाइट को लगातार बढ़ाना, जो सीखने की इच्छा और सीखने की भूख हमारे अंदर है, वो मैं चाहता हूँ कि बढ़ती रहे, दिन पे दिन बढ़ती रहे। और इसलिए मैं आपके लिए अलग अलग तरह के टॉपिक लेकर आता हूँ। वो टॉपिक जो आपकी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो टॉपिक आपको न केवल इंग्लिश लैंग्वेज में बल्कि एक अच्छे कम्युनिकेटर की हैसियत से भी स्टैब्लिश होने में बहुत फ़ायदा देंगे। आप कोई भी एग्जामिनेशन दें, उस एग्जामिनेशन के लिए वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लगातार जब वीडियो देखते हैं तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि उनको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में मुझको बताइए कि आपको वीडियोस कैसे अच्छे लगे, कौन सी चीज़ उसमें अच्छी लगी। और अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं पर कुछ और भी देना चाहिए तो आप मुझे भी वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर वो मुझे सजेशन दे सकते हैं। आज मैं आपके लिए ऐसा ही एक वीडियो लेकर आया हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं। इन वर्ड्स को आप वहाँ पर वीडियो को फ्रीज करके, वहाँ पर उसको रोक कर पॉज करके आप इन सबको देख सकते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि ये वर्ड्स मैंने यहाँ क्यों लिखे हैं। चलिए इनको हम थोड़ा सा देखते हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करते हैं और रिसर्च के बाद में हम ये जान जाएंगे कि क्या ये वर्ड यहाँ लिखने लायक हैं, क्या ये वर्ड इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर इम्पॉर्टेंट हैं तो हम इनसे क्या सीख सकते हैं, कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर हमें दिखाई पड़ रही है जो हमको इसको सीखने के लिए इंस्पायर करेगी। देखिए सबसे पहला वर्ड यहाँ पर है एक्सेस, उसके बाद में है इन्फ्लुएंस, इनहैबिट, अफेक्ट, इन्वेस्टिगेट, लैक, अटैक, ओबे, अपोज, अवेट, रीच, रिक्वेस्ट, कंप्राइज, रिसर्च, resemble, contact, respect, seek, continue, answer, phone, contradict, divorce, consider, demand, accompany, approach, discuss, return, sign, pass, dispose, emphasize, enter and equal। हम जब भी इंग्लिश में कुछ लिखते हैं तो हमको कुछ ना कुछ इस तरह का एक इंस्पिरेशन मिलता रहता है जो हिडन इंस्पिरेशन है और कहीं से उस इंस्पिरेशन को इन्वेंट नहीं किया गया, या कहें कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बोलते हुए, लिखते हुए समटाइम्स वी फील दैट वी हैव गॉट कैरीड अवे, हम इमोशंस में थोड़ा सा बह गए हैं और उस मोमेंट के अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलने हैं। जैसे हमें बहुत लगता है कि आभास सा होता है कि हमें किसी वर्ड को तब तक हम उसको पूरा नहीं करेंगे जब तक कुछ छोटे छोटे वर्ड्स का हम यूज़ नहीं कर लेंगे। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो? जैसे हम ऑन का यूज़ अगर नहीं कर लेंगे तो हमें ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि हमने उस वर्ड को पूरा भी पढ़ लिया है या उसको हमने लिख दिया है। एक बार मैं सही से इसको लिख देता हूं, ऑन। जब तक हम ऑन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ऑन आप जानते ही एक प्रेपोजिशन इसको हम कहते हैं, ऑन का इस्तेमाल अगर हम नहीं करते हैं अपने सम वर्ड्स में, कुछ ऐसे चुनिंदा वर्ड्स में जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, तो हमें लगता है कि हम उनके साथ में, उन वर्ड्स के साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हैं। सो वी फील रियली इनकम्प्लीट विदाउट दीज वर्ड्स। सो जो सेंस ऑफ नॉट बीइंग कंप्लीट है या सेंस ऑफ बीइंग इनकम्प्लीट है, ये हमारे अंदर आते क्यों हैं? आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, इन का इस्तेमाल करते हैं, अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले प्रेपोजिशन हैं जो हमें किन्हीं चीज़ों के रिलेशन के बारे में बताते हैं, हम इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके साथ में। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर एक वर्ड में वहाँ से लूँ तो वहाँ से मैं एक वर्ड उठाता हूँ जो वर्ड है एक्सेस। मैंने एक वर्ड लिया एक्सेस। अभी मैंने आपको टॉपिक का नाम नहीं बताया कि टॉपिक कौन सा है। टॉपिक हम यहाँ खुद एलिसिट करने वाले हैं।
एक्सेस जो वर्ड है, एक्सेस नाउन भी है, एक्सेस वर्ब भी है, एक्सेस नाउन भी है। और यहां एक और ले लेते हैं टू। एक्सेस नाउन भी है और एक्सेस वर्ब भी है। पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी वर्ड को लें इंग्लिश में तो उसका ऑपरेशन करने के लिए अपने आप को इंस्पायर करें। ट्राई टू ऑपरेट ऑन द वर्ड एज इफ द वर्ड वर अ पेशेंट। एक पेशेंट की तरह से इसको डील करिए ताकि आप उसके ऊपर ऑपरेट कर सकें, उसको अच्छा कर सकें। अब जो एक्सेस है, एक्सेस वर्ब तो हम जानते हैं कैसे। जैसे मैं सेंटेंस बनाऊं, कभी कभी सेंटेंस बनाऊं, आई हैव नो एक्सेस, I have no access to your mobile. I have no access to your mobile. अब मैंने इसको नाउन की तरह से इस्तेमाल किया है। I have used it as a noun. मैंने इसको नाउन की तरह से यूज़ किया है। जब नाउन की तरह से यूज़ कर रहा हूं तो यहां पर मुझे एक प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ी है, जिसको मैंने कहा access to। अब यही प्रेपोजिशन जब मैं वर्ब लगाता हूं, जब मैं इसको वर्ब की तरह से इस्तेमाल करता हूं, आई एक्सेस्ड, एक पास्ट टेंस बना लेते हैं, आई एक्सेस्ड टू योर कंप्यूटर, आई एक्सेस्ड टू योर कंप्यूटर। तो जो इंस्पिरेशन है, जहाँ से मैं अपनी इंस्पिरेशन को डिराइव कर रहा हूँ, जहाँ इंस्पिरेशन मुझे मिल रही है, वो इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है? वो इंस्पिरेशन आ रही है, हो ना हो वो इंस्पिरेशन मुझे नाउन फॉर्म से आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही मैं नाउन फॉर्म को यूज़ करता हूँ, ठीक उसी तरह से मैं वर्ब फॉर्म के अंदर भी एक्सेस के साथ में टू का इस्तेमाल यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर हम टू को एम्प्लॉय करते हैं, यहाँ पर हम टू को यूज़ करते हैं, तो ये गलत है। दिस इज़ completely wrong. This is completely wrong sentence. ऐसे ही अगर मैं एक दूसरा वर्ड लेता हूं, एक और वर्ड ले लेता हूं, एक वर्ड लेता हूं emphasis. emphasis अगर लेता हूं तो नाउन है emphasis, और emphasis के बाद में आपको पता है, अगर मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं उसको, आपको एक सेंटेंस दिखा देता हूं। एक सेंटेंस ले लेते हैं, He lays emphasis on the sense of equality. He lays an emphasis on the sense of equality, यानी कि वो sense of equality पर जोर देता है। emphasis, उसका जोर sense of equality पर है, समानता पर वो जोर देता है। अब यहाँ पर emphasis है, emphasis के बाद में on आ रहा है, यहाँ पे to आया। यही बात मुझको इंस्पायर करती है कि मैं जब emphasize को, जो कि emphasize जो नाउन फॉर्म नहीं है, जो वर्ब फॉर्म है, जब मैं emphasize को यूज़ करता हूँ तो मैं इंस्पायर हुआ हूँ यहाँ से, और यहाँ भी मैं क्या सेंटेंस यूज़ करता हूँ? He emphasized on the sense of equality. तो वहाँ से इंस्पिरेशन मैंने अपनी डिराइव की और उसी इंस्पिरेशन को मैंने यहाँ भी अप्लाई कर दिया। एंड आई हैव मेड दिस सेंटेंस होली रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। ये जो इंस्पिरेशन हमको मिलती है, विच इज़ फैटल इंस्पिरेशन, इसको बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। अगर आप इसी इंस्पिरेशन को, इफ़ यू कैरी दिस इंस्पिरेशन टू द एग्जामिनेशन हॉल एंड यू अप्लाई इट to your questions and you elicit something which is not wanted, जो बिल्कुल गलत है, आप वहाँ पे जब भी स्पॉट द एरर में या कहीं भी आप कोई इस तरह की जहाँ से आपको प्रेपोजिशन कोई ना कोई क्लू देती है, वो आपको क्लू नहीं देगी बल्कि आपको मिसलीड करेगी।
बहुत सारे इस तरह के वर्ड हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर, कि जो अपने साथ में कोई preposition नहीं लेते हैं. They do not require any preposition. However, मैंने यहाँ पर आपको कुछ दिखाने की कोशिश की है, मैंने हाईलाइट किया है इन चीज़ों को कि आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है. आपकी इंस्पिरेशन यहीं से आती है कि उनके जो नाउन फॉर्म है. और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो प्रेपोजिशन मैंने यहाँ लिखी हैं, ऑन, ऑफ, इन, अबाउट, टू, यही वो प्रेपोजिशन हैं जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं. रादर मैं इसको इंस्पायर सार्केस्टिकली कह रहा हूँ, मैं इसको इंस्पायर इसलिए कह रहा हूँ कि वी रियली फील इंस्पायर्ड बाय देम एंड वी यूज देम व्हेन दे आर नॉट वांटेड. जब इनकी ज़रूरत नहीं है तब हम उनको यूज़ कर लेते हैं. तो आज मैंने आपको ये एक इस तरह का लेसन देने के लिए मैंने कलेक्शन किया है कुछ ऐसी वर्ब्स का जो अपने साथ में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का मैं टॉपिक आपके सामने लिखना चाहूँगा. आज का टॉपिक मैं लिख दूँ. आज का टॉपिक है वर्ब्स. टॉपिक आज का है verbs that need that थोड़ा सा इसको बदल लें, that are given preposition, that are given a preposition, that are given a preposition, that are given preposition, verbs that are given a preposition which is not needed, preposition which is not needed. मैं इसको छोटा करके भी लिख सकता था, केवल मैं ऐसा भी लिख सकता था verbs with no preposition, लेकिन मैंने इसको पूरा लिख दिया ताकि आप इसको पढ़ सकें और आप इसको आसानी से देख भी सकें. verbs that are given a preposition which is not needed, यानी कि इन verbs के बाद में आप कोई preposition का यूज नहीं करेंगे. तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं एक एक वर्ब को, और उस वर्ब को यूज़ भी हम करके देखेंगे और हम अच्छे तरीके से डिटेल में जाएंगे और उन सब के ऊपर हम देखते जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे ध्यान में हमको रखनी है. तो अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और इन चीज़ों को लगातार हम अपने ध्यान में करते रहेंगे, लाते रहेंगे, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. जब भी हम अपने को डिटैच करेंगे स्टडी से, या जब भी हम डिटैच करेंगे उन चीज़ों को लगातार ब्राउज़ करने से, अगर हम ब्राउज़ करना रोक देंगे, पढ़ना रोक देंगे, तो हमारा जो नॉलेज है, जितना हमने कंटेन किया है, वो हमारा वेस्ट हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं. पहला वर्ड देखते हैं, एक्सेस. तो एक्सेस के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है. एक्सेस को अगर मैं यूज़ करूं, तो एक्सेस के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है. एक्सेस के बाद में कोई भी प्रेपोजिशन आप यूज़ ना करें. मैं एक एक सेंटेंस भी आपको देता जाऊंगा. डू नॉट यूज एनी प्रेपोजिशन विद एक्सेस, आफ्टर एक्सेस कोई प्रेपोजिशन यूज़ ना करें. तो मैं आपको सेंटेंस दे सकता हूँ. सेंटेंस बनाते हैं. डिड शी हैव एन एक्सेस. डिड शी हैव एन एक्सेस. यहां पर एक्सेस मैंने कैसे यूज किया आप बता सकते हैं. डिड शी हैव एन एक्सेस टू द PM. ये मैंने यूज किया है, यहां पर टू मैंने लगाया है जब मैंने इसको नाउन की तरह से यूज किया है. रिमेंबर. अब मैं इसको वर्ब की तरह से, यहां से मैंने इसको नाउन की तरह से यूज किया है, अब मैं इसको वर्ब की तरह से यूज करके दिखाता हूं आपको. Do you access the account on
the internet, do you access the account on the internet? Access the account. No preposition is needed, right? No preposition is needed. Number 2, influence. I think I should use black marker. Influence. देखिए इन्फ्लुएंस जब आप यूज करते हैं नाउन की तरह से, तो इन्फ्लुएंस के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन आता है? वो आता है ऑन, ठीक है, नाउन की तरह से। लेकिन अब हम इसको वर्ब की तरह से यूज करेंगे। यहां पर ये नाउन है और मैं इसको वर्ब की तरह से यूज करता हूं। सतीश influenced the clients who came yesterday. Satish influenced the clients who came yesterday. It means influence. You influence somebody. You influenced people. You influence some people and आप उनको प्रभावित करते हैं। अगर आप कहेंगे कि I have some influence on them, then influence on noun की तरह से यूज कर रहे हैं, right? The planetary bodies, the heavenly bodies that is in the sky, in the universe, right there. So planetary bodies, the planetary structures, whatever you can call them, planetary bodies, heavenly bodies, they influence the human beings. So you will not say, आप नहीं कहेंगे the planetary bodies or planetary structures or heavenly bodies influence on the people. No, they influence people, not on the people. Influence the people, right? So influence के बाद में आप कभी भी on का यूज नहीं करेंगे as a verb. Number 3, inhabit. Inhabit का मतलब क्या होता है? Inhabit को अगर मैं रिप्लेस करना चाहता हूं तो मैं उसको ऐसे रिप्लेस करूंगा that we used to live in jungle. We used to live in jungle. We used to live in caves. Right? We used to inhabit caves, not inhabit in caves. Inhabit means live in. We used to live in. We would live in the caves. We would live in the trees. So inhabit, some tribes inhabit the jungles. कुछ जो ट्राइब्स हैं, जो जनजातियां हैं, कुछ जो ट्राइब हैं, वो जंगलों में रहती हैं। Some tribes inhabit the jungle. Some tribes live in the jungle. तो यहां पर आप देखते हैं inhabit जो है उसका मतलब होता है live in a specific place. वो place क्या है यहां पर? वो place है jungles. So inhabit के बाद में कभी भी आप preposition नहीं लगाएंगे. No preposition is used after inhabit. Inhabit does not attract any preposition. आगे चलते हैं। Inhabit लिया हमने affect. देखिए affect बहुत इंपॉर्टेंट है। affect को बताने के लिए मैं आपको थोड़ा इसके बारे में पहले डिटेल दूंगा और affect को हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। Errors are frequently committed. This word is really, it's kind of a demonic kind of word. ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है और इसको मैं वर्ड को लूँगा। वर्ड है affect, AFFECT। देखिए जो affect है वो verb है और साथ साथ मैं थोड़ी सी बात आपको यहाँ बता दूंगा effect के भी, थोड़ा सा मैं टच करूँगा effect को भी। So affect कोई preposition नहीं लेता। जैसे हम कहें कि his behavior, his
suave behavior, S-U-A-V-E, suave. Suave behavior, very polite, very sophisticated, right? Refined. His suave behavior, ये वर्ड को याद कर लीजिएगा, suave. His suave behavior affected everyone, everybody in the crowd. His suave behavior affected everybody in the crowd. Affected nicely भी आप कर सकते हैं. His suave behavior affected everybody nicely in the crowd. Right? आप यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभावित करना किसी को. He affected me. It means the bad weather affected the people. Bad weather affected the pilgrims. कुछ लोग pilgrims हैं, कुछ लोग तीर्थयात्री हैं और वो कहीं जा रहे हैं तो bad weather हुआ रास्ते में and it became completely क्या बोलें कि सारे में एक तरीके से हर जगह पे बादल छा गए. Sky was completely clouded. और किसी ने कहा कि the bad weather affected the journey. Bad weather affected the journey. Bad weather affected the pilgrims. Bad weather affected the mood of pilgrims. तो वहां पर आप देखेंगे कि affected के बाद में कोई भी यूज नहीं होता है. अब जहां तक अब तक हम जानते हैं कि affect प्रभावित करना है और इफेक्ट है नाउन, ये है प्रभाव. और इसके बाद में जो प्रेपोजिशन आती है वो आती है ऑन, राइट? इफेक्ट. और अगर इसमें एस लगा देंगे तो इसका मतलब भी चेंज हो जाएगा. इफेक्ट्स. जैसे इकोनॉमिक्स में हम इफेक्ट्स बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी लेगेसी में बच जाती है उसको इफेक्ट्स बोलते हैं. जैसे हम बोलते हैं स्पेशल इफेक्ट्स, उसको इफेक्ट नहीं बोलते. स्पेशल इफेक्ट किसके हैं? नो, स्पेशल इफेक्ट्स किसके हैं? फिल्मों के अंदर एस लगा देंगे तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है. इफेक्ट यहां पर नाउन है, उसके बाद में रखती है ऑन, लेकिन इफेक्ट वर्ब भी है. इफेक्ट वर्ब भी है. इफेक्ट एज ए वर्ब इसका मतलब होता है टू अचीव समथिंग एंड कॉज इट टू हैपन. टू अचीव समथिंग एंड कॉज इट टू हैपन. किसी चीज को हासिल करना और उसको एक्शन में लेके आना. फॉर एग्जाम्पल, आई विश टू इफेक्ट सम बिहेवियरल चेंजेस. I wish to effect some behavioral changes in the students. I want to make them to happen. I want to achieve my target and make them to happen. Cause it to start. Cause it to act. I want to effect. I wish to effect some behavioral changes in the students. तो यहां पर मैंने जो इफेक्ट का यूज किया है वो वर्ब की तरह से भी कर सकते हैं. जैसे मैं सेंटेंस लिख के बता सकता हूं आपको. यहां पर मैंने बताया आपको कि कोई भी प्रेपोजिशन अफेक्ट नहीं लेता है. अफेक्ट के बाद में मैंने सीधे यहां पर यूज किया है एवरीबॉडी. सो यहां पर मैं चल रहा हूं और यहां पे एक सेंटेंस आपको बताता हूं. आई विश टू एज ए वर्ब आपको सेंटेंस दे रहा हूं. आई विश टू इफेक्ट I wish to effect some radical changes in the students. It means I want to achieve the changes and I want to cause the changes to happen. एक तरीके से उनको मैं ट्रिगर करना चाहता हूं कि वो लागू हो जाए और वो किसी तरीके से they should be reflected in the behavior. वो उनमें फैल जाए. इट मीन्स एग्जीक्यूट करना उनको चाहता हूं कि वो एग्जीक्यूशन उनका मैं कर दूं. इफेक्ट का यहां ये मतलब भी होता है. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो. अफेक्ट का मतलब है किसी को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना किसी को, और इसके साथ में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है. लेकिन अफेक्ट की जगह पर इफेक्ट का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं. ज़रूरत होती है अफेक्ट की और हम इस्तेमाल करते हैं इफेक्ट को. अब हमको ये मालूम चला है कि न केवल इफेक्ट एक वर्ब भी है जिसका मतलब यहाँ पे ये है, लेकिन इसका मतलब इससे जोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें. प्रैक्टिस इज नेसेसरी, रियली नेसेसरी. सो प्रैक्टिस करना जारी रखिए, उनको समझिए, रटने की कोशिश मत कीजिए. डू नॉट ट्राई टू मग अप. Don't try mugging up, because mugging up will not work at all.
अगर आप मगअप करते हैं तो किसी को समझा नहीं सकते हैं, और जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहाँ केवल और केवल आप ही अपने साथ में होते हैं, आपकी मदद केवल आप ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा अफेक्ट, अफेक्ट के बाद में चलते हैं इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट के बाद में भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या है? टू लुक इनटू। इन्वेस्टिगेट माने छानबीन करना। टू लुक इनटू सम अफेयर, टू लुक इनटू सम केस। सो इन्वेस्टिगेट के बाद में भी हम कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक सेंटेंस मैं आपको यहां लिखकर बताता हूं। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड, और इन्वेस्टिगेट, पुलिस क्योंकि प्लूरल होता है, मैंने प्लूरल लिया है। द पुलिस इन्वेस्टिगेट द केस thoroughly, THOUGHLY, thoroughly। thoroughly माने completely, अच्छे तरीके से। द पुलिस इन्वेस्टिगेट द केस thoroughly and bring the culprit to book। bring somebody to book की मीन्स कानून के सामने उनको लेकर आती है। and bring the culprit to book। the police investigate the case thoroughly and bring the culprit to book। कानून के सामने उसको लेकर आती है, पनिशमेंट के उसको उसकी पनिशमेंट उसकी तय करवाती है, कोर्ट उसकी पनिशमेंट को तय करता है। तो इन्वेस्टिगेट के बाद में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से जब हम किसी सेंटेंस के, हम उस सेंटेंस को किसी वर्ड लिया हमने, जो उस वर्ड को हमने देखा कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, उस पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हमने देखा कि क्या उसमें प्रेपोजिशन लगेगा या नहीं लगेगा, और तब हमने उस पर एक डिसीजन लिया कि उसमें कोई प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद में हमने सेंटेंस बनाकर देख लिए। हमने यहाँ लिया इन्वेस्टिगेट लैक। लैक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लैक। और लैक नाउन भी है। जब नाउन होता है तो हम इसके साथ में ऑफ लगाने की तरफ प्रेरित होते हैं। वी फील इंस्पायर्ड टू यूज ऑफ, वी रियली फील थ्रिल्ड। यस, आई एम सेइंग इट इज थ्रिलिंग फॉर अस टू यूज ऑफ, लैक ऑफ, लैक ऑफ सीक्रेसी, लैक ऑफ टैलेंट। वहां तो ऑफ लगता है, लेकिन लैक नाउन फॉर्म में लगता है, वर्ब फॉर्म में कुछ नहीं लगता। वर्ब में इसका मतलब होता है कमी होना। सुनील लैक्स कॉन्फिडेंस, lacks confidence when he talks to the panel। पैनल में कुछ 3-4 लोग होते हैं, और जब सुनील उनसे बात करता है तो सुनील कॉन्फिडेंस में उसमें कम होता है कॉन्फिडेंस। इट मीन्स उसमें कॉन्फिडेंस की डेफिसिट हो जाती है, उसमें कॉन्फिडेंस की डेफिसिट हो जाती है, डेफिशिएंसी उसमें कॉन्फिडेंस की हो जाती है। ही लैक्स कॉन्फिडेंस। कब कॉन्फिडेंस कम होता है? ही लैक्स कॉन्फिडेंस व्हेन ही टॉक्स टू द पैनल। जब वो पैनल से बात करे तब उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। समझ रहे हैं? तो लैक के बाद में कोई भी आप एज ए वर्ब उसमें कोई भी आप प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नाउन के साथ में हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, वर्ब के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है। आगे चलते हैं। लैक के बाद में है अटैक। अटैक एज ए नाउन, अटैक ऑन World Trade Center, attack on the World Trade Center, right? Al-Qaeda launched an attack on the World Trade Center in the United States of America. Attack on the World Trade Center, attack on the World Trade Center, WTC. So attack on, but Al-Qaeda launched Al-Qaeda attacked
attacked the WTC in the United States of America. United States of America. It means attacked the WTC, right? Kasab attacked the Taj. He attacked the Taj. He launched an attack on Taj, but he attacked the Taj. Attack के बाद में as a verb कोई preposition आप नहीं लगाएंगे. आगे चलते हैं. Obey. Obey के बाद में कोई preposition नहीं लगती है. The son obeyed or obeys. The son obeys his mother. The son obeys his mother, obeys to his mother, obeys in his mother, obeys about, no, nothing. Obeys his mother. The son obeys his mother. Obey के बाद में कोई preposition लगती है. Await, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Await. देखिए await क्या है? कोई वर्ड इस तरह के होते हैं जिनमें पहले अ लगा होता है, यानी कि वो preposition अपने साथ में लिए होते हैं. Await. अब जैसे await का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? await का इस्तेमाल हम करते हैं जैसे she awaits her result. She awaits her result. आपने पढ़ा होगा the result is awaited. The result is awaited. She awaits her result. इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं और she waits for her result. तो यहां पर आप इसमें दोनों में अंतर देखिए. Wait for something or somebody and awaits के बाद में सीधे सीधे जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन यहां पर आप देखिए wait for. इट मीन्स यहां पर एक वर्बल फ्रेज हमने यूज किया है, लेकिन यहां पर हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं await. So await does not need any preposition at all. Do not please use any preposition after await, right? Let us move forward. आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कौन से ऐसी verbs हैं that do not allow any preposition after them. Okay, await. After await we have reach. Reach is also one of the reach. The popular preposition is to. The popular preposition that we feel like using after reach is to. I reached to him. Please do not use that. No preposition. Reach अपने साथ में कोई preposition नहीं लेता. The news has reached me. The news has reached me just now. No preposition is needed. No preposition is needed. News has reached me just now. Reach also is a noun too. Within my reach, right? So now आपने within my reach, out of reach. Your phone is out of reach. तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि वहाँ पर नाउन की तरह से इस्तेमाल करते हैं. We use it as a noun too. Because एक जो word होता है वो word कई तरह से it could be a noun, it could be a verb, it could be an adjective, it could be an adverb, it could be many parts of speech. So what you need to do? You need to look into the matter, look into the personality of the word, and you need to find out how many parts of speech
it can be, how many parts of speech it can carry, right? So reach, do not use any preposition after reach. And then comes request. Request, what is request? May I request a glass of water, please? It is also request. May I request ask for? May I request a paper, please? Request also means ask for something. May I request a glass of water, please? Could I request a glass of water? Could I please request a glass of water? Could I please request a cup of coffee? So request means ask for. Do not use any preposition after request. I requested him to come early. So requested him, direct object वहाँ पे आ रहा है. Sorry, indirect object, but directly आ रहा है वहाँ पर. Immediately after request आ रहा है वहाँ पर. So request के बाद में कोई preposition use नहीं करते हैं. Do not use any preposition after request. Request के बाद में है comprise. Comprise को मैं आपको बताना चाहूँगा. Comprise does not take no preposition. Comprise is equal to consists of. वहाँ पर ऑफ लगता है, यहाँ पर कुछ नहीं लगता है. आप बोल सकते हैं the committee, COMMITTEE. याद रखिएगा 3 prayer. The committee comprises a manager or one manager, 2 assistant manager, and 2 clerks. Right? Comprise मिलकर बनी है. The committee comprises 1 manager, 2 assistant managers, and 2 clerks. Right? It means the committee consists of 1 manager, 2 assistant managers, and 2 clerks. So comprises means consists of. एक बात और याद रखिएगा, जब comprises को आप पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो ऑफ लगता है. Comprised of. The class is comprised of. The class consists of. The class is comprised of. वहां पर ऑफ लगता है पैसिव वॉइस में. राइट? याद रखिएगा इस बात को. आगे चलते हैं और देखते हैं कौन सा हमारे पास में अभी वर्ब बाकी है. How many verbs we still have, and these verbs, they have a nagging presence in our life. So हमने बात किया रिक्वेस्ट का, कंप्राइज का, रिसर्च. So research is such a word. Can I use research? Research के बाद में कोई preposition नहीं आती है. रिसर्च के बाद में कोई preposition नहीं आती है. Right? So research के बाद में यूज कर लेते हैं. रिसर्च के बाद में एक सेंटेंस बना के देखते हैं. A scientist researches the data before giving a principle. कोई भी प्रिंसिपल देने से पहले, किसी भी चीज का कोई प्रिंसिपल देने से पहले एक साइंटिस्ट रिसर्च करता है डेटा का. A scientist researches the data before giving a principle. Postulate जो करता है, postulate अगर मैं आपको वर्ड समझा सकता हूं, postulate का मतलब है किसी चीज को करके बताना, किसी चीज के निष्कर्ष को बताना, उसके कंक्लूजन को देना, उसके प्रिंसिपल को बताना कि ये प्रिंसिपल इसमें है. postulation आपने पढ़े होंगे. तो वो postulation देने से पहले
एक रिसर्चर, एक साइंटिस्ट डेटा को रिसर्च करता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, अ साइंटिस्ट रिसर्चर्स इमेंसली बिफोर गिविंग अ प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल देने से पहले वो इमेंस रिसर्च करता है। ही कंडक्ट्स एन इमेंस रिसर्च बिफोर गिविंग अ प्रिंसिपल। इसलिए रिसर्च यहां पे मैंने वर्ब की तरह से यूज किया है। रिसर्च माने किसी चीज को बहुत डेटा को खंगालना और उसके निष्कर्ष पर पहुंचना, टू गो डीपर एंड टू delve deeper into something and find out the things which are relevant to the subject which is handled by the scientist। जो साइंटिस्ट उसके लिए इतने बड़े डेटा को ट्रॉल करता है, ट्रॉल का मतलब है उसमें से रेलेवेंट चीजों को निकालता है, इसको रिसर्च कहा जाता है। सो रिसर्च के बाद में कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगता है। रिसर्च के बाद में कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगता है। रिसर्च के बाद में एज ए वर्ब कोई प्रपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन रिसर्च एक नाउन भी है। रिसर्च के बाद में दूसरे प्रपोजिशन लगता है। रिसर्च ऑन एज अ नाउन, तो वहां पर ऑन लगता है और वहीं से हमको ये इंस्पिरेशन मिलती है कि हम यहां पर भी ऑन लगाने की तरफ थोड़ा सा भी फील इंक्लाइंड टू यूज प्रपोजिशन ऑन हियर। अ साइंटिस्ट रिसर्चेस ऑन द डेटा बिफोर गिविंग अ प्रिंसिपल, राइट? तो प्लीज डू नॉट डू दैट। एज ए वर्ब रिसर्च के साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगता है। डू नॉट प्लीज यूज any preposition after research. All right, let's move further. Comprise, research, resemble, 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 resemble होता है एक ही जैसा दिखाई पड़ना। तो resemble के बाद में हम कौन सा preposition लगाते हैं? जैसे मैंने ऊपर सबसे पहले आप उस फोटो को अब एक बार देख लें, कैप्चर कर लें उसको, जहां मैंने लिखा था कि कौन कौन से प्रपोजिशन है। मैंने ऑन लिखा था, टू लिखा था, ऑफ लिखा था, फॉर लिखा था और अबाउट लिखा था। तो यहां पर आप देखते हैं कि रिजेंबल के बाद में टू लेने की बहुत ज्यादा हमको आदत है। वी रियली फाइंड आवरसेल्व्स इन डिलेमा, व्हाट टू यूज व्हाट नॉट टू। तो हम वहां पे कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं? हम यूज कर लेते हैं वहां पर टू। रिजेंबल के बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं लगता है। Mohit resembles my nephew. Mohit resembles my nephew. It means Mohit मेरे nephew के जैसा दिखाई पड़ता है। He resembles him. He resembles him. He resembles to him नहीं, he resembles him. So do not please use any preposition after resemble. It does not take any preposition whatsoever. कोई भी preposition ये नहीं लेता है। आपके एग्जाम में यही सारी चीजें आती हैं। You need to be cautious. You need to be wary of all these things. कि आप इनको, अगर आप गलतियों को दोबारा कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए, बार बार बताने के बाद भी आप गलतियां अगर करते हैं तो आपने ये डिसीजन ले लिया है कि आपको गलतियां करना है। You have decided to commit mistakes and errors. Right? It means ये आपने बिल्कुल इसको बिल्कुल पक्का कर लिया। You have cemented your idea of committing mistakes. Do not really do that. Okay, next, resemble, contact. Contact के बाद में कोई preposition यूज नहीं होती है। Contact के बाद में कोई भी preposition यूज नहीं होती है। Contact के बाद में कोई preposition यूज नहीं होती है। एक बार मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। कॉन्टैक्ट के बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं यूज होती है। कॉन्टैक्ट टू लगाते हैं आप, कॉन्टैक्ट टू, कोई प्रपोजिशन आप यूज नहीं करेंगे कॉन्टैक्ट के बाद में। प्लीज कॉन्टैक्ट टू मी, नो, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, प्लीज कॉन्टैक्ट मी। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, दैट्स ओके, बट प्लीज कॉन्टैक्ट मी, डू नॉट से प्लीज कॉन्टैक्ट टू मी। ओके, सो कॉन्टैक्ट means you get in touch with somebody and you know him, you get to know him more. It is contact. So contact to me, no preposition after contact. Do not use any preposition after contact. Okay, research, contact, respect. After respect, good boys and good girls and all people, everybody in the world should, or rather must, respect his parents, right? So respect your teachers. We should respect our teachers. We should respect our teachers. However, if I say respect,
if I say respect and it is a verb and it is a noun too. As a noun, you can pay respect to your teachers. As a noun, you can say respect to. Pay respect to your teacher, pay regards to your teacher, pay respect to your teachers. However, as a verb, no preposition at all. We respect our teachers, we respect teachers, right? No preposition. And then seek, try to find, try to aim, seek. For example, if I write seek here, seek, verb है रोहित has sought, try to find, try to achieve. Rohit has sought the permission. Rohit has sought the permission to participate in the competition. Rohit has sought the permission to participate in the competition, right? So Rohit has sought. For लगाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा. आप क्या करते हैं वहाँ पर? Sought for, seek for. Try to achieve, try to find, try to receive, try to get, try to aim. Seek means, and seek, sought. Rohit has sought the permission, not sought for. And after भी लगाते हैं, seek after. No, sought. यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है. देखिए, मैं आपको बताऊंगा. अगर आप बोलते हैं, जैसे मैं अभी आऊँगा, आगे शायद आएगा उस तरह का बात. आप अगर कहते हैं कि वर्बल फ्रेजेस में अगर मैं बोलता हूं कि सेट अप, तो यहां पर जो अप है वो आप सोच रहे हैं कि preposition है, जबकि वो एक एडवर्ब है. और एडवर्ब भी कैसा है कि उसका ज़्यादातर हिस्सा आप preposition किसको कहेंगे? जैसे मैं बोलूँगा कि he is waiting for me. It means wait for me. It means for is related to object. It is preposition. But if I'm saying he wants to set up a business, यानी कि अब जो है वो set के साथ में है, ये preposition नहीं होता है. मैं आपको इसका भी एक अच्छा सा क्लास दूंगा. अब यहाँ पे preposition नहीं होता है. यहाँ पर जो up है उसको particle कहते हैं. पार्टिकल उसको कहते हैं. इस बात को हम कभी डिटेल में बात करेंगे. We'll discuss it, but some other day. We are not gonna discuss it. So पार्टिकल उसको कहते हैं. आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा between particle and preposition. Sometimes we feel confused to differentiate between particle and preposition. So I'll have a detailed class. I will have a class in detail some other time, but not now. Focus on that now, right? So Rohit has sought the permission to participate in the competition. So seek के बाद में कोई preposition use नहीं होता है. Okay? Let's move forward. आगे चलते हैं. After this we have compromise, research, assemble, contact, respect, seek and continue. Continue के बाद में भी कोई preposition use नहीं होता है. Continue. You should continue your journey. You should continue your work. You should continue to read. Now आप कहेंगे तो to read इस्तेमाल कर लिया. Infinitive का use जो है. You should continue to read the story. You should continue to read the story to the boys, to the girls, right? So you should continue your journey. You should continue your studies. You should continue your class. He continued his class. He continues his class. Whoever comes to see him. Whoever comes to see him without permission, he continues his class. No? He doesn't feel interrupted. He doesn't want to get interrupted. Continues, does not take any preposition. Continue. Answer. We answer. Let me write that. Answer. Answer. We answer the questions. We answer the question, not to the question.
He answered my question. Prime Minister Modi was delivering a speech, and after speech, he set up a press conference, and many pressmen came and they started questioning, they started quizzing the Prime Minister, and Prime Minister answered all the queries, all the questions. He answered all the questions. He answered to the questions? No. He answered all the questions. Or if you use answer as a noun, then you can use to. He gave answers to all questions. He gave answers to all the questions. Then you can use to only when it is noun. As a verb, answer does not require, does not attract, does not need any preposition. कोई preposition नहीं चाहता answer अगर वो verb form में use किया जा रहा है. No preposition at all. Right? Let us move forward. Phone. Word आया है phone. देखिए phone माने होती है आवाज़. फ़ोन के कई सारे मतलब निकल गए हैं. टेलीफोन को भी हम फ़ोन कह देते हैं, मोबाइल फ़ोन को भी हम फ़ोन बोल देते हैं. कॉल आती है तो उसको भी कभी कभी हम मिस्टेकनली फ़ोन बोल देते हैं. फ़ोन आया आपका, फ़ोन आया था आपका. लेकिन फ़ोन नाउन होने के साथ साथ एक वर्ब भी है. तो जब आप इसको वर्ब की तरह से यूज़ करेंगे तो कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे. जैसे आप बोल सकते हैं स्वाति phoned me at night. Phoned me at night. Even telephone भी यूज किया जाता है as a verb. He telephoned me at night. He phoned me at night. No preposition is required. No preposition is needed. Right? So phone के बाद में कोई preposition नहीं है. Contradict. Contradict means क्या होता है? To oppose. Contradict means to oppose. और oppose और contradict, it means अगर आप contradict कहना चाहते हैं, अगर है word contradict, तो contradict का मतलब क्या है? Contradict का मतलब है to approve, to not approve of something. Contradict का मतलब क्या है? To object to something. Contradict, to object to something. तो अगर मैं ये कहूँ कि कॉन्ट्रडिक्ट को मैं रिप्लेस कर दूँ ऑब्जेक्ट टू के साथ में, तो हमारा काम बन जाएगा. कॉन्ट्रडिक्ट को इस्तेमाल करके दिखाता हूँ एक बार. वर्ब है द ऑपोजिशन कॉन्ट्रडिक्टेड. The opposition contradicts. The opposition contradicts its statement. The opposition contradicts its statement. यानी कि जो opposition है, विपक्ष है, वो अपने ही कथन का, अपनी ही बात का विरोध करता है. It means the opposition objects to its statement. The opposition objects to. अगर मैं contradict को replace करना चाहता हूं तो object to से replace कर सकता हूं. The opposition objects to its statement. It means contradict does not require any preposition whatsoever. No preposition is needed here. So please show mercy when you are attempting a question, when you are trying to solve as many questions as you can during your examination. Then please do not commit this mistake over and over again. Do not decide to commit errors, right? मैंने आपको पहले ही बताया था कि an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. But if you refuse to correct it, then these classes are just a waste. ये classes waste हैं. अगर आप उस गलती को दोबारा दोहराते हैं, बार बार करते हैं, तो ये गलती बहुत बेकार हो जाती है. ये क्लास किसी काम की नहीं रह जाती है. ध्यान से करिए, prepositions को समझिए, एक क्लास की उसकी ग्लोरी को समझिए, एक क्लास की एफिकेसी को समझिए, एक क्लास किस तरह से तैयार होती है उसको समझिए, और एक क्लास से सीखिए. A learner can really elicit the answer from any source available to him. But if people decide not to learn even from the best exercises people are conducting these days, then this is just a waste of time. Try to understand.
किसी ने मुझे ये भी बताया था कि इस बात सवाल किया था कि वाई आई स्पीक इंग्लिश ड्यूरिंग इंग्लिश sometimes in my class. I did tell you this, that I believe in 35 and 65. However, I try to speak in Hindi as well, and I hope that there is nothing during the class that you do not understand. I try to make you understand every part of it. मुझे अच्छा लगेगा अगर इसका एक एक हिस्सा आपको समझ में आए. नहीं समझ में आता मुझे बताइए कौन सा हिस्सा आपको समझ में नहीं आता. कॉन्ट्रेडिक्ट के बाद में कंटिन्यू हो गया, आंसर हो गया. कॉन्ट्रेडिक्ट, डिवोर्स नाउन भी है, डिवोर्स वर्ब भी है. शी डिवोर्स्ड हिम. फॉर एग्जाम्पल अभी कहेंगे, अभी मैंने पढ़ा था हमारे बिल्कुल जो हमारे नामचीन रिनाउंड हमारे सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं इंडिया के, हरीश साल्वे. एंड हरीश साल्वे हैज़ डिवोर्स्ड हिज वाइफ, आई थिंक 39 years marriage. उन्होंने उसको डिवोर्स किया and he's ready to marry second time, right? So divorce, he has divorced his wife and now he is ready to marry some other woman. I think she is from England and he's going to marry her soon. So divorce does not require any preposition. Let's move forward. Divorce, demand, I need to tell you, demand is important word. It's really an important word. And आप डिमांड के बाद में कौन कौन से preposition लगाने की कोशिश करते हैं, सोच के देखिए ज़रा. डिमांड कौन कौन से preposition लगाने की तरफ आपको इंस्पायर करता है. डिमांड, देखिए डिमांड वर्ब एंड नाउन दोनों है. जब डिमांड वर्ब है, the manager demanded an explanation. The manager demanded an explanation. मैनेजर ने एक्सप्लेनेशन मांगी. कोई गलती हो गई होगी, एक्सप्लेनेशन के बाद में कोई प्रपोजिशन लगा सकते हैं आप. द मैनेजर डिमांडेड द एक्सप्लेनेशन. किसी भी बात की एक्सप्लेनेशन हो सकती है. एक्सप्लेनेशन कॉल होते हैं, एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं. कोई सफाई मांगी, उसमें सफाई के लिए एक्सप्लेनेशन फॉर मिसकॉन्डक्ट, किसी मिसकॉन्डक्ट के ऊपर किसी के मांगा होगा, जो अभद्र आचरण हो जाता है, कभी कभी हम बदतमीजियाँ कर देते हैं, सो उसके लिए मांगा होगा फॉर मिसकॉन्डक्ट, उसके लिए होता है. बट मैनेजर डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन. The voters demand justice. The victim demands justice. Victim demands justice. It means I demand an explanation. I demand a tube light here, right? I demand a tube light on the wall. तो ज़रूरत होना, मांग करना. We demand our rights, right? In this democracy, and as a democratic person, as a democratic citizen, the citizen all enjoy democratic rights. So हम क्या करते हैं? We demand our rights. हम उनकी मांग करते हैं, तो कोई preposition उसमें नहीं लगेगी. लेकिन उसमें जब आप जाते हैं नाउन में, तो नाउन में आप डिमांड के साथ में प्रपोजिशन ला सकते हैं. He sought a demand from the manager. The president demanded an explanation from the manager. The president demanded an explanation from the manager. वहाँ पे from लगा सकते हैं, demand from. लेकिन यहाँ पर as a verb कोई preposition आप नहीं लगाएंगे. So phone and contract, divorce, demand, accompany. Let me write that. Accompany. Accompany के बाद में we feel like using with, which is wrong. You accompany people. My mother would accompany
accompany me when I was when I was going to school. I was going to school. Going to school. Rather, I would not use ing form here when I went to school. Or rather, when I used to go to school. My mother would accompany me when I used to go to school. My mother would accompany me. Will you accompany me? Will you accompany me to the party? So वहाँ बाद में लग रहा है. देखिए कहाँ पर लग रहा है. Will you accompany me? Will you accompany with me? No. Will you accompany me? लेकिन पैसिव वॉइस में जब आप इसको यूज करेंगे तो वहाँ पे accompanied by हो जाता है. Accompanied by वो तो होगा ही वहाँ पर accompanied by. Can I accompany you? Can I accompany you? Will you accompany me? Will you accompany me? It means कि आप मेरे साथ चलेंगे. When you accompany me. Accompany के बाद में कोई भी preposition नहीं लगता है. Let's move further. तो जितने भी verbs हम पढ़ रहे हैं that do not need any preposition. It is the topic of the day. And after that demand accompany. Approach के बाद में we feel like using approach. We feel like using approach. We feel like using to. Do not use to. Do not use to. Approach is both noun and verb both. Approach is noun and verb both. He approached me. I approached him. He approached me yesterday when he was a teacher, when he was a principal. He approached me for some business, maybe. If there was, he approached me. I approached him when he was a doctor. आप किसी काम में हैं, आपको किसी की ज़रूरत पड़ी है, you approach a particular person, you approach people. You do not approach to him, you do not approach two people, you approach them. So approach does not need any preposition at all. Discuss के बाद में कौन सा लगता है? पहले भी बात कर चुका हूँ इसके बारे में. So time and again we have discussed. So discuss does not take about. We talk about a subject, right? We talk about a subject. We discuss a subject. We talk about a subject. We discuss a subject. We talk about a subject. We discuss a subject. Return. Return to. Never use return. Return को एक बार देख लेते हैं. Return कैसे आप यूज करते हैं? I return to home. No, I return home at 7. I return home at 7. Return does not take to. Return to, no, return home. He returned to the office. Then to is needed. But in this way, return does not need any preposition at all. कोई preposition की ज़रूरत नहीं है. और यहीं से मुझे समझ में आ गया है. यहीं से मुझे एक बात मैं आपको और बता सकता हूँ. देखिए, next day, tomorrow, right? Next day, tomorrow, tonight, and next day, tomorrow, tonight, next month. We do not use any preposition. For example, he's coming to India next year. He's coming to India next year. He's coming to India tomorrow. He's coming to India next day. Do not use any preposition after these word phrases. These are the time phrases. इनके बाद में कोई preposition use नहीं कीजिए. Do not please use. So approach and then discuss. Do not use about after discuss. Return, no. Sign. If I use sign, you sign the document. You do not sign on the document. You sign the document. Please sign the document.
Not sign on the document. No, it's wrong. Sign the document. Sign the document. You will say हमने तो सुना है sign off. No. Sign off का मतलब है वहाँ पे पार्टिकल है. मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी उसके बारे में. फॉर एग्जाम्पल जब ये मैं वीडियो बंद हो जाएगा, जब मैं वीडियो उसको बहुत ही कंप्लीशन करूंगा इसका, सो आई विल साइन ऑफ. इट मीन्स मैं आपसे विदा लूंगा. आई विल साइन ऑफ. साइन ऑफ करते हैं अपना कंप्यूटर में, आप लॉग ऑफ करते हैं, साइन ऑफ करते हैं, साइन इन करते हैं, लॉग इन करते हैं, साइन ऑफ करते हैं. तो साइन ऑफ का मतलब क्या है? मैं अपना ये जो एक्टिविटी है इसको बंद करूंगा. वहाँ पे OFF है, लेकिन वहाँ पे इसको मत जोड़िए. साइन द डॉक्यूमेंट, नॉट साइन ऑन द डॉक्यूमेंट. पास. देखिए पास को और समझ लेते हैं कि पास है क्या. और पास को समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं. और एग्जाम्पल हमारे पास में क्या हो सकता है? पास. पास है क्या? देखिए पास एक वर्ब है और यू पास्ड द एग्जाम. आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ये सेंटेंस. आपको ये सेंटेंस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखा है. आप लिखना चाहते होंगे he passed in the exam. Don't use that. You either fail the exam or you pass the exam. You do not pass in the exam. You do not pass in the exam, right? वो जो आप फ्रेजेस के बारे में सोच रहे होंगे, pass on लगा रहे हैं उसमें, तो अरे वो दूसरा चीज होता है. pass on वो preposition नहीं है वहां पर, वो pass on साथ में है. Please pass on the papers. Distribute the papers. वो सेंस अलग है, उसको मैं आपको एक क्लास में अलग समझाऊंगा. Pass the exam and fail the exam. You pass the exam, either you pass the exam or you fail the exam. So pass the exam, do not use in, right? Okay, so pass के बाद में कुछ भी यूज नहीं करेगा. preposition dispose. देखिए dispose का मतलब है to make somebody feel in a particular emotion, in a particular way. For example, he disposed me to think nicely. He disposed me to think nicely. He made me feel nicely about him. He disposed me to like him. He disposed me to like him. He disposed me. आप कहेंगे dispose के बाद में तो हमने off सुना है. कहाँ सुना है off? If you say dispose of somebody or something, इसका मतलब you do not need that thing or that person and you want to get rid of that or that thing or that person. Dispose of something. अभी दीपावली आएगी, you would like to dispose of many things which you do not need. उनके आपको नीड नहीं है और आप उनको दे देना चाहते हो, किसी को छुटकारा पाना चाहते हो उनसे. डिस्पोज ऑफ का वहाँ पे वो मतलब है. डिस्पोज ऑफ. हम प्रॉपर्टी को भी डिस्पोज ऑफ करते हैं. जो प्रॉपर्टी हमारे ज़रूरत की नहीं होती है हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं. छुटकारा पाना भी करते हैं, उसको ट्रैश करते हैं, उसको दे देते हैं. सो डिस्पोज के बाद में भी कोई प्रेपोजिशन. डिस्पोज का मतलब है टू मेक समबडी फील इन अ पर्टिकुलर वे. डिस्पोज्ड मी टू he disposed me to like his way of speaking, right? He disposed me to hate his way of speaking. आप उसको कैसे महसूस कराते हैं किसी इंसान को, उसको डिस्पोज हम कहते हैं. एम्फसाइज, मैंने उदाहरण दिया था ये. एम्फसाइज के बाद में कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है. नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर एम्फसाइज और स्ट्रेस. आई स्ट्रेस the need of education. I emphasize the need of education. However, जब noun होंगे तो आप on का use कर सकते हैं. He laid a huge emphasis on the need of education. Emphasis on, stress on as a noun. So do not use emphasize on, just use emphasize something. I want to emphasize here, I want to emphasize I want to emphasize that you will not use preposition whenever it's not needed at all. And then comes enter. Enter in. अभी मैंने देखा था, आज किसी को मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर उन्होंने कहा था मैं नया
मैंने उन्हें पद संभाला है, और उन्होंने वहाँ लिख दिया था एंटरिंग इन द न्यू फेज ऑफ लाइफ, एंटरिंग इन द न्यू फेज, एंटर द न्यू फेज, एंटरिंग द न्यू फेज। एंटर कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेता है। देखिए एंटर के दो मतलब होते हैं, गेट इनटू और गेट समबडी इनटू। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप अपने नाम को एंटर करते हैं रजिस्टर में, वो कहता है कि प्लीज एंटर योर नेम, राइट, एंटर योर नेम। आप उसमें रजिस्टर लिखते हैं, उसमें नाम एंटर माने लिखते हैं, उसकी एंट्री कर देते हैं वहाँ पर। और दूसरा है एंटर माने किसी जगह पर जाना, अंदर दाखिल होना उसके। जब आप वैसा काम करते हैं तो उसका वो मतलब होता है। तो आप सोचिए ज़रा ध्यान से आप किस तरफ जा रहे हैं। तो एंटर के बाद में अगर प्रपोजिशन यूज़ होता भी है तो इनटू होता है, कॉमर्स जब पार्टनरशिप में एक साथ आते हैं। वी एंटर्ड इनटू एन एसोसिएशन, वी एंटर्ड इनटू अ कंपनी, एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, राइट। तो वहाँ पर जहाँ पे लोग एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के साथ में, वहाँ एंटर इनटू का यूज़ कर लेते हैं। बट वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, we are not talking about particle, we are not talking about the adverbial phrases जैसे run into और ये जितने भी चीज़ें हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये preposition नहीं होती हैं। preposition क्या होती है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। phrasal verbs को preposition मत समझिएगा। So here comes, we have come to an end, and you can understand that what is the importance of preposition and what is the importance of this collection of verbs that do not allow any preposition which can be put, which you feel like putting immediately after these verbs. So please control yourself, concentrate on the facts, concentrate on the sentences that I have discussed, and try to imbibe the information, internalize it, absorb it, and practice making sentences yourself. Sentences बनाते रहिए। जितने ज़्यादा sentences आप बनाएंगे, जितने उदाहरण आप ले लेंगे, you attract more and more huge amount of accuracy and precision. आप बहुत ज़्यादा प्रिसीजन लेंगे, आपको सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यू विल बी सेविंग योर सेल्फ अ ह्यूज टाइम ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। सो आई रियली फील दैट यू कैन मेक अ डिफरेंस, यू रियली कैन मेक अ डिफरेंस। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, यू हैव अ नाइस टाइम। प्लीज once again I would inspire you to subscribe the channel, subscribe to my channel, and share it with your friends, with your kids and kin, with your kindred, and share the channel as much as possible, and like it and press the bell icon once again, so that these videos should come to you, should reach you without interruption. Be the first one to receive the update and the notification when I upload any video, right? So stay tuned. I'll see you again next time.